नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कंसवाल और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल जापान सूचना। दोस्तों, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट थी, बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे थे मुझसे कि एक वीडियो जापान वीज़ा के ऊपर बनाओ कि हम जापान आना चाहते हैं, हमें किस टाइप का वीज़ा चाहिए, किस तरह से क्या होता है। उस टाइप के मेरे पे एक रिक्वेस्ट आई थी काफ़ी सारी फ्रेंड सर्कल में, दोस्तों की इधर उधर से काफ़ी कमेंट्स भी आए थे पीछे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वैसे तो 27 प्रकार के वीज़ा होते हैं इंडियंस के लिए जापान आने के लिए। 27 टाइप्स ऑफ वीज़ा होते हैं, पर हम मेन वीज़ा की बात करते हैं जो ज़्यादा पॉपुलर है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर तो यहाँ पे जापान के अंदर शेफ़ के लिए वीज़ा होता है, वर्किंग वीज़ा। वर्किंग वीज़ा के अंदर अलग अलग कैटेगरीज होते हैं। वर्किंग इंजीनियर का वीज़ा अलग होता है, स्किल्ड लेबर का वीज़ा अलग होता है। तो ये हम शेफ़ लोग जो होते हैं, शेफ़ लोग होते हैं, ये जो हैं ये स्किल्ड लेबर के अंडर में आते हैं। और स्किल्ड लेबर के लिए हमें चाहिए होता है एम्प्लॉयर। यहाँ पे जापान में अगर कोई एम्प्लॉयर आपको हायर करना चाहता है, वो आपके लिए आपके पास पेपर्स भेजता है इंडिया, तो उन पेपर को आप सबमिट करते हैं एमएससी में। तो चलिए हम पहले बात कर लेते हैं कुक वीज़ा की। स्किल्ड लेबर के अंदर एक कैटेगरी होती है कुक वीज़ा। स्किल्ड लेबर के अंदर बहुत सारे वीज़ा होते हैं, उसमें से एक कुक वीज़ा भी उसी के अंदर होता है। जो कुकिंग करने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं उनके लिए हमें करना क्या होता है, हमारे पास कोई अगर यहाँ पे एम्प्लॉयर है, आपकी कोई जान पहचान है, कोई रिश्तेदार है, या कोई एम्प्लॉयर से आपकी बात हुई है कहीं से, फेसबुक किसी भी जरिए, व्हाट्सएप से, या कोई आपका दोस्त या फ्रेंड से जापान में काम करता है, उसके थ्रू आप अगर किसी एम्प्लॉयर से मिलते हैं, बात करते हैं, और वो एम्प्लॉयर आपको हायर करने के लिए कह रहा है, वो आपको आपसे पैसे भी ले सकता है। या ऐसा भी होता है जापान में पैसे लोग लेते हैं, 5-6 लाख रुपए लग जाते हैं तकरीबन इंडिया की करेंसी के हिसाब से। और यदि 5-6 लाख रुपए देके आपको एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाती है तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। वो 5-6 महीने के अंदर रिकवर भी हो जाता है तकरीबन। अगर आपको कोई शुरू में 10 मान देता है या 12 मान देता है सैलरी, तो इंडिया के हिसाब से वो हो जाती है 60-70 हज़ार के करीब। और यदि आपको कोई सैलरी थोड़ा ज़्यादा देता है, आपके अंदर टैलेंट ज़्यादा है, आप एक बहुत अच्छे शेफ़ हो, तो आपको मिल सकते हैं 17-18 मान अगर मिल जाएगी आपको, तो तकरीबन आपकी 80,000 के आसपास, आपकी 80-90 हज़ार के आसपास इंडिया के हिसाब से आपकी सैलरी हो जाएगी। तो हम बात करते हैं हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रूफ चाहिए उसके लिए। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे कोई एम्प्लॉयर आपको हायर करना चाहता है, तो वो आपसे पहले आपके कागज़, वहाँ के डॉक्यूमेंटली प्रूफ आपसे जो मांगेगा, सबसे पहले आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांगेगा। यानी कि आप जिस कंपनी में, जिस रेस्टोरेंट या जिस होटल में आप काम कर रहे हैं इंडिया में, वहाँ से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, जो आपको अपने अकाउंट डिपार्टमेंट से, अपने मैनेजर से बात करके लेना होता है। उसमें लिखा होता है कि आप उनकी तरफ से फ्री हैं, आप कहीं भी काम कर सकते हैं वर्ल्ड में, आपका कोई लेन देन नहीं है वहाँ पे, और वो आपके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। इस तरह से एक लेटर लिखा जाता है, और वो आपको वो कागज़ देंगे, और एक आपका जो सीवी होगा वो देंगे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपको 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है जापान में अगर आप शेफ़ के लिए आ रहे हैं, कुक के लिए आ रहे हैं। बेसिकली शेफ़ तो जापानीज लोग जानते नहीं हैं शेफ़ क्या होता है, पर यदि आप कुकिंग वीज़ा के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, कुकिंग करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, तो आपको 10 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। और यदि आपको 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको कहीं से भी 10 साल का पेपर होना आपके पास चाहिए, चाहे वो जिस तरह से भी होता है, लेकिन 10 साल का आपको डॉक्यूमेंटली प्रूफ चाहिए। और यदि आपने वो कागज़ यहाँ पे भेज दिए, तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा, वो एम्प्लॉयर आप पे कागज़ लेगा और यहाँ पे उन कागज़ को सबमिट करेगा। यहाँ का जो लोकल अथॉरिटी ऑफिस है वहाँ पे सबमिट करेगा, और यहाँ से एक कागज़ निकलेगा जिसको कहते हैं एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट यानी कि वो एलिजिबल, आपको समझते हैं, आपके डॉक्यूमेंट को रीड करेंगे। अगर आप एलिजिबल हैं जापान आने के लिए, आपकी एज वगैरह जो भी है, एक्सपीरियंस वगैरह सब ठीक ठाक है, तो आपका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, आपके एम्प्लॉयर को मिलेगा वो सर्टिफिकेट। और वो एम्प्लॉयर जो है वो आपको इंडिया, अगर आप इंडिया में हैं तो इंडिया भेजेगा। वो एम्प्लॉयर जो सर्टिफिकेट को भेजेगा, उसको वो बाय कोरियर भेजेगा, या खुद लेके आएगा, या किसी के हाथ भेजेगा। वो फ़ोटोकॉपी या मेल वो नहीं चलेगा, वो ओरिजिनली चाहिए होता है, जो आपको इंडिया में लगाना होता है। बॉम्बे, दिल्ली, जहाँ भी आप लगाएं, जहाँ भी आप जापानीज एम्बेसी में उसको लगाएं, तो आपको वो ओरिजिनल कागज़ चाहिए होता है। तो जब आपके पास वो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आपके मालिक, आपके जो एम्प्लॉयर है उसके पास आ जाता है,
वो आपको इंडिया भेजता है। वो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तकरीबन कभी कभी 3 महीने लग जाता है, आजकल तो थोड़ा ज़्यादा भी लग रहा है सम टाइम। और यदि आपका वो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट निकल गया तो आप वो एम्प्लॉयर इंडिया आपके पास वो भेजेगा। और जो इंडिया में आपके जो डॉक्यूमेंटली प्रूफ होंगे, आपके जो एजुकेशन के होंगे, जो भी आप जो जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ का वही वाला एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो आपका 10 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट था, वो उसको लेके आप एम्बेसी में जाएंगे, जापान एम्बेसी में, और वहाँ पे उसको सबमिट करेंगे। और आजकल जो है सुनने में ये आ रहा है कि वो आजकल जो आप वहाँ पे सबमिट करते हैं, वहाँ पे आजकल वो आपको मांग रहे हैं आपका पीएफ की स्लिप मांग रहे हैं आपसे। तो अगर आप कहीं पे काम करते हैं तो आप अपनी पीएफ स्लिप निकाल दीजिए। अगर 10 साल की पीएफ स्लिप मिल जाती तो बहुत ही बढ़िया है, और फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यदि आपकी 10 साल की स्लिप नहीं मिलती है तो आप एक लेटर हेड, जो भी कंपनी का कोई कागज़ है, उस पर एक आप ऐसा प्रूफ ले जाइए कि मैंने यहाँ पे इतने साल तक काम किया, बट मेरा पीएफ कटना लेट से शुरू हुआ है। यहाँ पे आपने विदाउट पीएफ नहीं करता था उस कंपनी में, वहाँ पे काम किया, लेकिन जो भी आपका लास्ट जहाँ आप काम करते थे 3 साल 5 साल 6 साल 8 साल जितना का भी पीएफ आपका हो, उस पीएफ का सर्टिफिकेट निकलता है, ऑनलाइन निकल जाता है वो, और उसको आपको निकाल के फिर एम्बेसी में सबमिट करना पड़ेगा। और यदि आप ऐसा कर लेते हैं फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, और इंटरव्यू में आपको जो भी क्वेश्चन पूछेंगे आप उनका सीधे से जवाब दे दीजिए। और जिस भी लैंग्वेज में आपको जवाब देना है उस लैंग्वेज में आप जवाब दीजिए उनको। और आप, हाँ, सेकंड थिंग, आपको एम्प्लॉयर के बारे में मालूम होना चाहिए कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो कौन है, उसका नाम क्या है, कंपनी का नाम क्या है, आपको टिकट भेजी है एम्प्लॉयर की नहीं भेजी है, और उसमें जो लिखा है वो आपको एक बार पढ़ना ज़रूर है। जैपनीज़ कम्युनिकेशन करने के लिए आपको लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे दूसरी बात मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पे स्कूल्स होते हैं जो जैपनीज़ सिखाते हैं। कुछ स्कूल भी 2 टाइप के होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जिनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, एक ऐसे होते हैं जिनकी फ़ीस बहुत कम होती है, फ्री टाइप के होते हैं। यानी कि आप वहाँ जाएंगे 2000 इन या 2500 इन 3000 इन समथिंग, आपसे वो पूरा एक शेड्यूल होता है क्लास का कि आपने हफ्ते में एक क्लास आपको मिलेगी, थर्सडे ट्यूसडे उनका फिक्स होता है कब कब वो क्लास होती हैं। आपने वहाँ जाना है और वो पैसे जमा कराना है, जो भी हल्की फुल्की आपकी फ़ीस होगी वो आपने वहाँ जमा करनी है। और आप वहाँ जाएंगे तो आप धीरे धीरे, आप शुरू में आपको बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे में आपको लैंग्वेज आने लगेगी। और बिना लैंग्वेज के यहाँ पे कुछ नहीं है। ये लोग सोचते हैं ये बेकार है, इसको कुछ आता नहीं है, इससे क्या बात करें। मालिक भी सोचता है कि भाई इसको तो कुछ आता नहीं है। अगर कोई जापानी मालिक आपका है तो वो भी सोचेगा इससे हम कैसे बात करेंगे, ये आफत है, तो उसको कोई रखता नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाती है। हाँ, यदि कोई आपको इंडियन मालिक मिलता है तो वो आपको रख लेगा, और हो सकता है जापानी भी आपको रख सकता है अगर आपका काम बहुत अच्छा है। पर कभी कभी आपको बाहर भी जाना पड़ता है, इधर उधर भी जाना पड़ता है। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप अगर जापान आना चाहते हैं तो वहाँ पे क्लासेस अगर ले सकते हैं, नहीं तो इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप वहाँ से जापानीज़ लैंग्वेज सीख सकते हैं। और थोड़ा सी इंग्लिश भी आपको आनी चाहिए थोड़ा बहुत। अगर आप जापान आना चाहते हैं, बहुत अच्छे अंग्रेजी नहीं भी होगी तब भी इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, हल्की फुल्की इंग्लिश, ताकि आप उसको ट्रांसलेट करने में टीचर को प्रॉब्लम ना हो, आपको भी दिक्कत ना हो। अगर आपको थोड़ा सी लैंग्वेज आ जाती है और आप कुक भी हैं साथ में, और यदि दोनों चीज़ आपके अंदर क्वालिटी है तो कोई भी आपको रख लेगा। यहाँ पे आदमी आजकल इंडियन बहुत कुक यहाँ पे आ गए हैं, तो इतनी ज़्यादा वैकेंसीज भी नहीं होती। बट अगर किसी के अंदर लैंग्वेज भी है और साथ में आपको एक अच्छे कुक भी हो, और फिर आपको जॉब मिल जाती है। और यदि जॉब मिल जाती है तो आपकी सैलरी भी, आप एक अच्छी सैलरी भी ले सकते हैं अगर आप कोई 2-3 चीज़ें आपके अंदर हैं। पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप जापान आते हैं और साथ में आप क्लास ज्वाइन करते हैं, थोड़ा सी इंग्लिश आपको पहले से आती है तो आपको क्लास लेने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप 1-2 साल में जापानीज़ बोलना शुरू कर देंगे। और जब आपको जापानीज़ आ जाएगी तो आपको नौकरी फिर इतना मुश्किल नहीं है, नौकरी आपको कहीं मिल सकती है। और वीज़ा ट्रांसफ़र के भी ऑप्शन होते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वीज़ा ट्रांसफ़र भी हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना है मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। और यदि आप अपनी फैमिली को यहाँ पे लेके आते हैं, अपने बच्चों को लेके आते हैं, तो यहाँ बहुत सपोर्ट मिलता है। यहाँ एजुकेशन, स्टार्टिंग लेवल का एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। और जो हमारा एक सिटी ऑफिस होता है, सियाक्सो जिसे कहते हैं, वहाँ से बड़ी हेल्प भी मिलती है। अगर आप वहाँ डिपार्टमेंट एक होता है गाकुमुका डिपार्टमेंट में जाके आप बात कर सकते हैं। आपको जो भी फैसिलिटीज़ या कोई चीज़ प्रोवाइड
करनी होती है, चाहिए किसी की आपको रिक्वायरमेंट है तो वहाँ से आपको प्रोवाइड की जाएगी। गक्कुमुका से आपको बात करनी पड़ेगी। जो गक्कुमुका से आपको सिर्फ उसी बारे में बात करनी है जो आपकी बच्चों की एजुकेशन के बारे में या खुद की एजुकेशन के बारे में। आप गक्कुमुका डिपार्टमेंट जाएंगे, गक्कुमुका डिपार्टमेंट, वहाँ पे जाके आपको बात करनी पड़ेगी। आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो जितना हो सकता है क्या होता है वो कंसीडर करेंगे, उसके बाद आपको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी उनकी तरफ। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टूडेंट वीज़ा के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट वीज़ा में भी यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, आप काम कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे स्टूडेंट वीज़ा किस तरह का होता है और किस किस टाइप से आपको फ़ायदा हो सकते हैं स्टूडेंट वीज़ा। दोस्तों अगर हम दूसरे वीज़ा के बारे में बात करते हैं, इंजीनियर वीज़ा, स्पाउस वीज़ा, डिपेंड वीज़ा, ये और पार्ट टाइम वीज़ा, अलग अलग टाइप के वीज़ा होते हैं, बिजनेस वीज़ा, इस बारे में हम बात करेंगे तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस बारे में बात करेंगे। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे मैं उसका जवाब दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे वीज़ा के बारे में बात करेंगे। दोस्तों वीज़ा से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको एक प्रॉपर आंसर देने की और आप मेरे आंसर से सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और साइड में जो बेल का आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। और यदि वीडियो आपको अच्छी नहीं लगी तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए। जो भी सवाल हैं कमेंट में लिख दीजिएगा। मिलते हैं तब तक एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।